बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागली। इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 8 है मेडिकल फिजिक्स का, जिसमें आज हम गैमा रेज की एटेन्यूएशन के मुतालिक बात करेंगे। वी वुड डिस्कस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैमा रेज एंड दैट इज़ एक्सपोनेंशियल एब्जॉर्प्शन। एंड गैमा रेज जो है वो चूँकि अल्फ़ा और बीटा से डिफरेंट हैं, अल्फ़ा और बीटा बीइंग पार्टिकल्स, तो वो जब किसी मीडियम में से पास होते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जबकि जहाँ तक बात है गैमा रेज़ की, गैमा रेज़ मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब नहीं होते। उस एब्जॉर्बर की दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ फ्रैक्शन उसका हमें मिलता है। अब हम इसका एक्सपोनेंशियल जो एब्जॉर्प्शन कर्व है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम एटेन्यूएशन कोफिशिएंट्स जो है इन केस ऑफ गैमा वो डिस्कस करेंगे, लाइक लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, देन मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, देन एटॉमिक एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, और जिसको हम माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। इस तरह लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट को मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इनके जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या उनके यूनिट्स होते हैं, फिर इस तरह टोटल एटेन्यूएशन है, ये डिस्कस करेंगे। और फिर जाकर इनमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हाफ वैल्यू लेयर एब्जॉर्बर की या 10th वैल्यू लेयर क्या होता है, तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटेन्यूएशन देखने के लिए मैं ये सेटअप आपको दिखा दूं कि अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ा उसकी गैमा की एटेन्यूएशन को स्टडी करें तो उसके लिए आपको एक सोर्स चाहिए गैमा का। तो इट्स हियर द सोर्स ऑफ गैमा रेज। एंड इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था आपके पास गैमा के कई सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक सीज़ियम 137 जिसकी हमने बात की थी, जो आपको एक पार्टिकुलर एनर्जी की मानो एनर्जेटिक गैमा रेज देता है 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इंस्टेंस। मैं यहाँ पे वही सोर्स लिख लेता हूँ। हेयर इज़ अ सोर्स एंड दैट इज़ सीज़ियम 137। नाउ सीज़ियम का ये सोर्स गैमा रेज दे रहा है। अब इसके सामने ना हमने एक कॉलीमेटर रखा है। कॉलीमेटर क्या करता है? कॉलीमेटर जो है उस बीम को फोकस्ड करता है, एक ही लाइन में रखता है। अगर इधर से रैंडमली वेव्स इमिट भी होते हों तो ये बाकी को एब्जॉर्ब कर देता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको कुछ को जानने देता है। तो इसके ज़रिए से हम इसको, ये कॉलीमेटेड बीम है, इसको कॉलीमेटेड बीम कहते हैं कॉलीमेटर से पास होने के बाद। फिर यहाँ पर एब्जॉर्बर पड़ा हुआ है। अब एब्जॉर्बर हमारी कोशिश होती है कि जितना थिन हो उतना बेहतर होता है, ताकि बेटर हमें रिजल्ट्स मिले एटेन्यूएशन के। और इसके बाद जब ये एब्जॉर्बर से पास हो जाते हैं तो वंस अगेन ये थोड़े से स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो बीम थोड़ी सी फिर स्प्रेड हो जाती है। तो उसको वंस अगेन हम एक और कॉलीमेटर से पास कर लेते हैं और फिर उसके बाद डिटेक्टर पे कलेक्ट कर लेते हैं गैमा रेज। अगर तो मानो एनर्जेटिक है, लाइक जो सोर्स आपके पास मौजूद है उसका आपको पता है कि वो एक ही एनर्जी के गैमा रेज हमें देता है, तो फिर उसका जो एटेन्यूएशन का जो स्पेक्ट्रम है या जो ग्राफ है वो इस तरह होगा कि ये फॉर एग्जांपल वर्टिकल एक्सिस पे फ्रैक्शनल या परसेंटेज ट्रांसमिशन है। यानी अगर कोई बीम है इधर से फॉर एग्जांपल और वो एब्जॉर्बर पे पड़ रही है और इनिशियल उसकी कोई इंटेंसिटी है, तो एब्जॉर्बर से पास होने के बाद उस इंटेंसिटी में कमी आती है। अब यहाँ पे देखें ना, इनिशियली फॉर एग्जांपल 100% था, जब वो एब्जॉर्बर से पास नहीं हुआ था, सो दैट वाज 100%, यानी 1 उसका फ्रैक्शन था। ठीक है, 100/100 से 1 आता है। देन जैसे ही हमने एब्जॉर्बर की थिकनेस बढ़ाना शुरू की, एब्जॉर्बर को थिक करते गए तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब एब्जॉर्बर्स पे डिपेंड करता है आपके पास कौन सा एब्जॉर्बर है। एल्यूमिनियम को देखा जाए तो एल्यूमिनियम में ये होता है कि इंटेंसिटी में कमी तो आती है जो जो हम एब्जॉर्बर की थिकनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं आती, इतनी ज़्यादा उसमें कमी नहीं आती। तो यहाँ देखें ना, अभी भी इसकी मतलब बहुत ज़्यादा
वैल्यू मौजूद है, हालांकि वो 4 सेंटीमीटर थिकनेस तक पहुंच चुका है, फिर भी एक वैल्यू है इसकी इंटेंसिटी की, इट इज़ नॉट एट ज़ीरो। सो एल्यूमिनियम कहीं जाकर 30 या 30 के आसपास सेंटीमीटर्स पे ये तकरीबन ज़ीरो मुकम्मल नहीं हो सकता, जैसे पहले भी मैंने बात की है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, ज़ीरो पे नहीं पहुंच सकता। दूसरा ये है, ये जो लेड का मैंने लिखा, अब ये एब्ज़ार्बर अगर एल्यूमिनियम है तो ये कर्व मिलेगा, अगर तो ये एब्ज़ार्बर लेड है, पीबी है, तो उसके लिए ये 4 के करीब जाकर ना इसकी निग्लिजिबल हो जाती है इंटेंसिटी। और इस तरह फिर अगर तो ये बीम मानो एनर्जेटिक ना हो, हेट्रोक्रोमेटिक हो, ये तो जो बीम है दैट इज़ फॉर मानो एनर्जेटिक गैमा रेज, जबकि ये भी इसी के साथ है। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो की है दैट इज फॉर heterochromatic, having different wavelengths in it. Now if the beam is not monoenergetic, then its absorption curve looks like this, ये जो डॉटेड लाइन में मैंने बनाया है। अब इस एब्जॉर्प्शन कर्व में क्या क्या अहम है, हमें क्या क्या समझना है, वो मुख्तलिफ एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट्स भी हमने देखने हैं, और इसका मैथमेटिकल जो है वो हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। लाइक इस कर्व को देखते हुए हम इसके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ये जो लेड के लिए हमने कर्व ड्रा किया है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, वो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस म्यू टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट। यहाँ पे म्यू जो है इस ग्राफ का स्लोप है, और ये हमें इसी को एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कहते हैं, इस पर आगे बात करते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं ज़रा सा आपको बता दूं कि इसमें ये आई क्या है और ये आई नॉट क्या है और ये टी क्या है, म्यू क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को बिठा लूँ, अच्छा, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, इसमें आई क्या है, आई इंटेंसिटी obtained after passing through the observer। एब्ज़ार्बर से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी ऑब्टेन की जाती है डिटेक्टर पे, वो आई है। आई नॉट इंटेंसिटी फॉर ज़ीरो थिकनेस ऑफ एब्ज़ार्बर, यानी इनिशियल वैल्यू कि अभी आपने एब्ज़ार्बर इसके सामने रखा ही नहीं। और तीसरी जो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है टी, दैट इज़ थिकनेस ऑफ द एब्ज़ार्बर, यानी एब्ज़ार्बर की थिकनेस क्या है, जिसने इंटेंसिटी को यहाँ से आई नॉट से आई कर लिया, तो एब्ज़ार्बर की थिकनेस कितनी थी। इट्स नॉट अ टाइम, इट इज़ थिकनेस, एंड इफ इट इज़ थिकनेस देन वी कैन आइदर रिप्रेजेंट इट विद इन यूनिट्स ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर वगैरह में, क्योंकि थिकनेस है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि हमें थिकनेस की बजाय इसको रेंज की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, जैसे हमने पीछे बात की थी ग्राम पर cm स्क्वायर में।
तो या तो ये सेंटीमीटर्स में होगा या ये ग्राम पर cm स्क्वायर्स में होगा। अगर आपको याद हो हमने रेंज का एक फार्मूला लिखा था बीटा में या शायद अल्फ़ा में, हमने लिखा था कि रेंज जो होता है ये डेंसिटी थिकनेस होती है TD, और डेंसिटी थिकनेस क्या होती है? डेंसिटी थिकनेस इज़ थिकनेस मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी। सो थिकनेस सेंटीमीटर्स में होता है और डेंसिटी ग्राम पर cm क्यूब होता है। लाइक ये सेंटीमीटर है और वो ग्राम डिवाइडेड बाई cm क्यूब है, तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नीचे हमें स्क्वायर मिलता है, इसलिए TD जो है दैट इज़ इन ग्राम पर cm स्क्वायर। तो मैंने ये कहा कि ये ठीक अगर थिकनेस है तो फिर सेंटीमीटर में होगा, और अगर इसको आप रेंज या डेंसिटी थिकनेस की टर्म्स में यूज़ करते हैं तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा भी इसको मुख्तलिफ यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर हम अगर देखें यहाँ पर एक और चीज़ है म्यू इज़ एटेन्यूएशन, और इस पे भी हम आगे डिटेल से बात करते हैं, लेकिन पहले वो मैथमेटिकल फॉर्म इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जी ये इंटेंसिटी जो है ये कैसे हमारे पास ये कौन सा इसका फंक्शन कैसे होगा। तो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। log ऑफ आई माइनस नेचुरल log ऑफ आई नॉट एंड दैट इक्वल्स माइनस म्यू टाइम्स टी। म्यू इज एटेन्यूएशन। नाउ log आई माइनस log आई नॉट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बिकॉज यू नो दैट log a माइनस log b दैट इज log a डिवाइडेड बाई b, सो वी कैन राइट log i डिवाइडेड बाई आई नॉट। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें ये मिलता है, ठीक है। और फिर इस साइड पे माइनस म्यू टी है। तो अगर मैं दोनों साइड पे एंटी log लूँ तो एंटी log लेने से इधर का log ख़त्म हो जाएगा, टेकिंग anti-log on both sides. We get what? We get I divided by I naught and that equals, ये जो है ये एक्सपोनेंट की पावर में चला जाएगा। You know that, you should know that if you don't know, कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का एंटी log लेते हैं इस तरह हो, तो अगर तो उसके साथ लॉगरिथम है तो फिर तो वो log ख़त्म हो जाएगा, एंटी log के साथ log ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ लॉगरिथम नहीं है तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है, एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाता है, माइनस म्यू नॉट माइनस म्यू टी। नाउ दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर आई एट एनी फॉर एनी पर्टिकुलर थिकनेस। सो आई नॉट टाइम्स ई रेज़ टू द पावर माइनस म्यू टाइम्स टी। नाउ ये बात इंतहाई अहम है और आपको पता हो, याद भी होनी चाहिए कि यहाँ पर एक्सपोनेंट का जो भी पावर होता है उसके यूनिट्स नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह आप उस केस में करते हैं साइन या काज के बाद कोई फेज होता है, एंगल होता है, तो उसकी यूनिट्स नहीं होती। द सेम इज़ द केस हेयर। चूँकि म्यू टी का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, म्यू टी जो है दैट इज़ डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं हैं। तो अगर इसकी डायमेंशंस नहीं है तो इंडिविजुअली इन दोनों की तो डायमेंशंस है ना, टी की भी डायमेंशंस है और म्यू की भी डायमेंशंस है। सो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। म्यू एल, पहले मैं म्यू एल, ये नहीं, लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, ये लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट म्यू एल है। इसकी यूनिट्स जो हैं वो सी एम इनवर्स है। ये अब हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इसका दूसरा नाम जो है दैट इज़ इसका दूसरा नाम है मैक्रोस्कोपिक
एटेन्युएशन, या इसको मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन भी कहा जाता है, शुड चेंज इट अ बिट, मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन ये। और मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन के केस में फिर इसके लिए कैपिटल सिग्मा ये यूनिट यूज़ होता है। बिल्कुल। और इसकी जो यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स चूँकि ऊपर मैंने लिखा है कि म्यूटी डायमेंशन लेस होता है, तो इफ़ द थिकनेस इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स, अगर यहाँ पर जो आपने कैलकुलेशंस की है, ये जो फार्मूला आपने लिखा है, अगर आप यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू सेंटीमीटर्स में पुट कर लेते हैं, इफ़ टी इज़ इन सेंटीमीटर्स, सो म्यू इज़ म्यू एल, यानी लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। ये जो एटेन्युएशन कोएफिशिएंट है ये फिर लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट कहलाएगा कब, जब आप थिकनेस को सेंटीमीटर्स में लेते हैं। एक बात तो ये याद रखनी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इस थिकनेस को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी थिकनेस एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं रेंज के फॉर्मूले यानी ग्राम पर cm स्क्वायर में चाहता हूँ, तो फिर आप ये करेंगे, इफ़ टी इज़ इन ग्राम पर cm स्क्वायर, जैसा पहले भी मैंने बात की है, तो अगर तो थिकनेस की जगह आप TD इस्तेमाल करते हैं यानी ग्राम पर cm स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके पास ये जो म्यू होगा, चूँकि म्यू और TD इसके यूनिट्स तो सेम होने चाहिए, इसका प्रोडक्ट जो है डायमेंशन लेस होगा, तो इसलिए फिर ऐसी सूरत में हम इसके साथ स्मॉल m लिख लेते हैं और इसको फिर हम कहते हैं मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। लाइक मैं इसको इस तरह लिख लूँगा, म्यू अप्रोचेस टू म्यू एम, यानी इससे म्यू एम बनेगा। म्यू एम जो है, चूँकि मैंने कहा कि TD के ये यूनिट्स हैं और उधर जाके ना ये जब म्यू एम और TD मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अगर वो डायमेंशन लेस है तो डायमेंशंस ऑफ म्यू एम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ डायमेंशंस ऑफ TD। तो TD के जो यूनिट्स हैं वो तो आपको मालूम है ग्राम पर cm स्क्वायर है, तो इसके जो यूनिट्स हैं वो उसका उलट होगा। म्यू एम इज सम डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डिवाइडेड बाई 1/TD टाइम्स द डायमेंशन लेस जो भी क्वांटिटी है। नीचे जो है, अब इसके यूनिट्स और इसके रेसिप्रोकल के यूनिट्स सेम होंगे, तो अगर इसके यूनिट्स आपको याद हैं कि ग्राम पर cm स्क्वायर है, तो म्यू के जो यूनिट्स होंगे वो cm स्क्वायर पर ग्राम होंगे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राम। यू शुड रिमेंबर दैट। नाउ दैट इज मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। वेल, अब जो है अगर हम बात करें एक और एटेन्युएशन कोएफिशिएंट की, जिसको हम एटॉमिक एटेन्युएशन कोएफिशिएंट कहते हैं, तो वो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि इसके अलावा भी एक है और उसको हम कहते हैं एटॉमिक एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। इसकी ये तो याद रहेगा ना कि ये लीनियर है और ये मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। और तो अगर हम इसको, चूँकि हम लीनियर एटेन्युएशन या मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट को यहाँ पे डायमेंशंस वाइज डिफाइन कर चुके हैं और वो भी मैंने आपको बता दिया कि कब कौन सा यूज़ होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे एटेन्युएशन है क्या चीज़। अगर हम एटेन्युएशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो दैट इज़ एटेन्युएशन जो है, इसको लीनियर टोटल एटेन्युएशन भी कहते हैं या जस्ट एटेन्युएशन। सो एटेन्युएशन कोएफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल डिक्रीज। किस चीज़ में? the fractional decrease in the
इंटेंसिटी ऑफ gamma rays किसी बीम के अंदर गैमा रेज हैं और वो बीम जो है किसी उससे एब्जॉर्बर की किसी थिकनेस से पास हो रहा है, तो उसमें जो फ्रैक्शनल डिक्रीज आता है पर यूनिट थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर, पर यूनिट थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर। और मैथमेटिकली इसको यूँ लिख सकते हैं लाइक लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो डेल आई, यानी चेंज इन फ्रैक्शनल डिक्रीज, सो डेल आई बाई आई, ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल चेंज है इन द इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेज पर यूनिट थिकनेस। तो थिकनेस इसकी डेल्टा टी कर लेते हैं और हमने कहा है कि डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो इज वेरी स्मॉल, so this gives us mu, and that is attenuation coefficient, and sometimes we call it total attenuation coefficient. So it's a definition of attenuation coefficient. Sometimes ये होता है कि हम पर एटम ऑफ एब्जॉर्बर जो बीम के अंदर कमी आई है, गैमा रेज की बीम में जो एटेन्यूएशन होती है, यानी फ्रैक्शनल डिक्रीज पर एटम ऑफ एब्जॉर्बर, उसके लिए हमें अगर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट यूज़ करना है तो उसके लिए हम एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं म्यू ए। एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को नंबर डेंसिटी पे डिवाइड करना है, कैपिटल एन। नंबर डेंसिटी जो है दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स per unit volume, so it is atoms divided by volume, जबकि ऊपर जो है that is cm-1, तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो cm क्यूब है, cm क्यूब, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cm स्क्वायर पर एटम। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो हमें नया यूनिट मिलेगा, जो नई क्वांटिटी मिली है एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, उसके यूनिट देखते हैं। देखिए डायमेंशन इसके cm स्क्वायर पर एटम, यानी इसके डायमेंशंस एरिया के हैं एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट की, इसकी म्यू ए के। तो कभी कभी इसको हम, आपने देखा कि ये यूनिट्स आ गए, म्यू ए के यूनिट्स हमारे पास आ जाते हैं जी cm स्क्वायर पर एटम, या इसी को चूँकि पर एटम इसकी डायमेंशंस अगर देखी जाए तो डायमेंशंस इसके cm स्क्वायर के हैं, एरिया के हैं, तो आमतौर पर इसी को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। पहले भी मैंने बताया है कि इसको माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन भी कहा जाता है, और इसके लिए सिंबल यूज़ होता है सिग्मा। सो सिग्मा इज़ एक्चुअली बुनियादी तौर पर इसका जो न्यूक्लियर फिज़िक्स में या मेडिकल फिज़िक्स में एक यूनिट यूज़ होता है, उसे बार्न कहते हैं। क्या? बार्न, BARN, इसका यूनिट बार्न है, और वन बार्न के अंदर 10⁻⁻⁴ वन बार्न जो है दैट इज 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, एंड दैट इज यूनिट ऑन ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन और माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। और अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूँ, मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन के साथ इसका रिलेशन देखूँ, तो जिस तरह आप जानते हैं कि लीनियर जो है, लीनियर थिकनेस दैट इज इक्वल टू कौन सा था, इधर हमने किया भी था, मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ डेंसिटी। क्योंकि इसके यूनिट्स जब आप लिखेंगे ना, तो इसके आपके पास यूनिट है मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट का यूनिट आपके पास cm स्क्वायर पर ग्राम है,
यहाँ पे था cm² पर ग्राम, cm² डिवाइडेड बाई ग्राम, और इसके जो हैं ग्राम डिवाइड बाई cm³ है। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके क्यूब के साथ कैंसिल, एक cm रह जाएगा, और जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसके यूनिट्स रह जाएंगे। एंड में हमारे पास ये cm इन्वर्स में आएगा। ये लीनियर जो है अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट की मैंने बात की है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सिग्मा की बात करूँ, लीनियर को मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन भी कहा जाता है, सो दैट वुड बी एटॉमिक अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट स्मॉल सिग्मा multiplied with the number density, that is number of atoms per unit volume, जैसे पहले भी हमने बात की। तो इसका जो इसके अगर यूनिट्स देखें तो इसके तो अभी हमने यूनिट्स डिस्कस किए हैं, क्या है, cm² पर एटम है, cm² डिवाइडेड बाई एटम, और यहाँ के जो हैं एटम्स पर cm³ यानी नंबर डेंसिटी इसको कहते हैं। तो फिर आपके पास सिग्मा के वंस अगेन यूनिट्स क्या रह जाएंगे, cm इनवर्स। तो ये या लीनियर, ये दोनों एक ही चीज़ है, और ये cm इनवर्स में कैलकुलेट की जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन एलिमेंट हैं, जैसे उसमें कार्बन है, ग्रेफाइट है, लेड है, बहुत सारी चीज़ों का एलाय है, तो ऐसी सूरत में हम टोटल एटेन्यूएशन फाइंड करने के लिए, टोटल म्यू फाइंड करने के लिए करते क्या हैं, हम हर एक की एटॉमिक एटेन्यूएशन के साथ उसका n मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n से मेरी मुराद नंबर डेंसिटी है, तो आप यूँ कर लेते हैं, पहले की एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद पहले की नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर दूसरे के केस में यानी दूसरे की μA2, और फिर उसकी अपनी नंबर डेंसिटी वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो इस तरीके से हम टोटल एटेन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्स। अब जो है हमने ये देखना है कि हाफ वैल्यू लेयर और 10th वैल्यू लेयर क्या होती है, बिकॉज जब हम एटेन्यूएशन देखते हैं उस ग्राफ को थोड़ा सा मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। तो एटेन्यूएशन में हमें ये दो ख़ास तौर पर मेडिकल फिज़िक्स में ये दो टर्म बार बार देखने को मिलते हैं। सो यू शुड नो व्हाट इज़ HVL, व्हाट इज़ TVL। अच्छा, तो हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है? हाफ वैल्यू लेयर दो थिकनेस of absorber which reduces the intensity of gamma rays by 50%। अगर आप गैमा रेस के सामने कोई एब्जॉर्बर रखें, एब्जॉर्बर की कोई थिकनेस है, और वहाँ से पास होने के बाद गैमा रेज की इंटेंसिटी 50% हो जाए, लाइक I0 इतना था, I जो है इतना हो गया, सो I इज़ 50% ऑफ I0, लाइक I इज़ I0 डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ है। तो फिर इस थिकनेस को, ये जो थिकनेस हमने ली है इसको हम कहेंगे हाफ वैल्यू लेयर, बिकॉज इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इस थिकनेस को हम, जिस तरह डिके में होता है हाफ लाइफ, तो वहाँ पर चूँकि अगर आपको फार्मूला याद हो, थोड़ा सा मैं इंटेंसिटी का फार्मूला दोबारा लिख लूँ, e⁻⁻μ टाइम्स
टी। तो मैंने कहा कि अगर आप बात करें न्यूक्लियर डिके की, तो वहाँ पर माइनस लेमडा टी आपने पढ़ा था, ये टी टाइम था, ये लेमडा डिके कांस्टेंट था। डिके कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स में होता है, टाइम सेकेंड्स में होता है, तो वो उससे कुछ और वैल्यू आती है। तो उस वहाँ पर भी आपने ये चीज़ देखी थी। यहाँ पर दोबारा इंटेंसिटी के केस में भी यही चीज़ हमें मिल रही है, तकरीबन सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद हो, डिके में हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, वो टाइम जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जिसमें हाफ रह जाएं डिके होते होते, और इंटेंसिटी इस केस में वो थिकनेस जिसके लिए इंटेंसिटी हाफ हो जाए, तो इसको हम हाफ वैल्यू लेयर कहते हैं। इट्स जस्ट समथिंग लाइक हाफ लाइफ इन केस ऑफ न्यूक्लियर डिके। एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूँगा, सो अगर मैं नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ को स्मॉल एन से शो करूँ, नंबर ऑफ हाफ HVLs, नंबर ऑफ हाफ वैल्यू लेयर्स, तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर n। अगर तो 1/2 लेयर है तो इसको आधा कर देगा, अगर 2 HVL सामने रखेंगे तो इसको क्वार्टर करेगा, बिकॉज 2 रेज़ टू द पावर 2। जितने नंबर ऑफ़ HVL ज़्यादा होते हैं, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता जाता है। और ये बात आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल कर्व कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो तो होगा नहीं, अलबत्ता कम से कम होता जाएगा। तो HVL इज़ दैट thickness which reduces the intensity to half, and then there is TVL। अगर मैं TVL लिखूं, यानी 10th value layer, so the thickness of absorber which reduces the intensity of gamma rays by 90%. The thickness of absorber which reduces the intensity of gamma rays to 10% of original, या by 90%, to 10% of original और by 90%। तो ये दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो वो थिकनेस जो इंटेंसिटी को, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने कोई बीम कोई इंटेंसिटी फॉल की है अपने एब्ज़ॉर्बर के ऊपर, और वो एब्ज़ॉर्बर उसमें से लाइक 90% को एब्ज़ॉर्ब कर दे और 10% को जाने दे, तो इसको हम कहते हैं ये आई है, आई नॉट है, ये आई है, और आई जो है दैट इज़ आई नॉट डिवाइडेड बाई 10, सो 1/10 इसको कर लेता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो थिकनेस है इसको हम TVL कहते हैं, और ये 10th वैल्यू लेयर है, ये बाई 10 ये रिड्यूस कर लेता है इंटेंसिटी को, सिर्फ 10% रह जाती है और 100% जो है वो चली जाती है। सॉरी 90% जो है वो चली जाती है, एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और 10% हमारे पास अभी भी रहती है। तो दिस इज़ द 10th वैल्यू लेयर। और अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि 10th वैल्यू लेयर और हाफ वैल्यू लेयर में रिलेशनशिप क्या है, तो वो इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 की ऊपर पावर हम 3.5 या 3.3 लिख लें, तो इधर से आपको ये मिल सकता है, बिकॉज 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 10। अब 2 की ऐसी कौन सी पावर रखें कि उससे हमारे पास 10 आ जाए, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको इन दोनों को रिलेट करना चाहते हैं, लाइक
एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को और इसको थिकनेस को हाफ वैल्यू लेयर को, तो हाफ वैल्यू लेयर के लिए जो है हमें जैसे पता है कि ये I0/2 हो जाएगी, ये I0 है, e⁻⁻μt है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता हो कि ये थिकनेस क्या होगी, तो वो थिकनेस जो इस सिचुएशन में हमें मिलेगी जबकि इंटेंसिटी आधी रह जाए। तो इसका तरीका ये है कि इधर से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पावर नेगेटिव में है तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा जी, उस साइड पे 1/2 है, इधर पावर जो है -μt है। अब इसको 2 कर दूंगा, रेसिप्रोकल लूँगा तो वो भी, इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा μt, दोनों साइड पे log ले लेते हैं, log ऑफ 2, और ये हो जाएगा μt, log ऑफ e, log ऑफ e 1 होता है, log ऑफ 2 0.693 होता है, और μt अपनी जगह पे। तो अगर आप इसको μ और t को आपस में रिलेट करना चाहते हैं, दिस t इज़ हाफ वैल्यू लेयर, तो इसके साथ T1/2 लिख लेते हैं, जिस तरह आपने हाफ लाइफ के केस में हाफ लाइफ के साथ T/1/2 लिखा था। तो सिमिलरली ये भी उसी तरह की चीज़ें, सेम टू सेम रिलेशन है। आपने सिंपली ये याद रखना है कि जी HVL और TVL में फ़र्क क्या है। बाकी TVL 10th तक रिड्यूस करता है और ये हाफ तक रिड्यूस करता है। तो HVL या T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। तो ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है। डिपेंड करता है आप उस म्यू को किन यूनिट्स में लेते हैं, अकॉर्डिंगली HVL भी उन्हीं यूनिट्स का रेसिप्रोकल होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह की अमान में रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से गैमा अपनी एनर्जी किसी मीडियम के अंदर इस्तेमाल करता है। ये तो हमने उसकी एटेन्यूएशन देखी है, अब उसके एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स या इंटरेक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।